एक दिन चंद्रलोक में रहने वाली अनाथ चांदनी और उसके साथी यूएफओ से धरती पर रिसर्च करने आते हैं। वो यूएफओ एक जंगली इलाके में उतरता है। धरती पर रिसर्च करने के लिए उनके पास सूर्यास्त तक का ही समय होता है। चांदनी और उसके साथी जंगल के अलग अलग एरिया में चले जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते चांदनी एक गांव में पहुंच जाती है और वो वापस जाने का रास्ता भूल जाती है। अरे नहीं, अगर मैं सूर्यास्त होने से पहले यूएफओ के पास नहीं पहुंची तो यूएफओ चला जाएगा और फिर सीधे 6 महीने बाद आएगा। पता नहीं मेरे साथी कहाँ होंगे। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। चांदनी अब धरती पर ही फंस जाती और चलते चलते वो एक कार के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घबराया हुआ कार्तिक चांदनी को हॉस्पिटल की जगह अपने घर ले जाता है और घर पे ही उसकी मलहम पट्टी कराता है। अरे ये क्या, अब ये कौन सी जगह है? घबराओ मत बेटा, तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। कार्तिक और उसकी माँ मनोरमा चांदनी को सब कुछ बताते हैं कि वो उनके घर कैसे पहुंचे। थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आंटी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे घर पर माता पिता परेशान हो रहे होंगे। उन्हें फोन करके बता दो कि तुम यहाँ पर हो। मेरा कोई नहीं है आंटी, मैं अनाथ हूँ। इस गांव में मैं किसी काम से आई थी। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रहो। अगले दिन कार्तिक लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी मनोरमा से लैपटॉप पर पानी गिर जाता है और लैपटॉप बंद पड़ जाता है। अरे नहीं, ये आपने क्या कर दिया माँ? जरा देख के तो चलती आप। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा पैर फिसल गया। अब मैं क्या करूँगा माँ? लैपटॉप तो पिछले महीने ही लिया था। इसे रिपेयर करने के अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आज ये प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आई थी ये नौकरी। अब मेरा क्या होगा? उनकी सारी बातें चांदनी सुन लेती है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ कार्तिक, तुम चिंता मत करो। फिर चांदनी वो लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपनी शक्ति से वो लैपटॉप ठीक कर देती है। ये लो तुम्हारा लैपटॉप, देखो तो सब ठीक से चल रहा है ना? फिर कार्तिक उस लैपटॉप को चेक करता है। उस लैपटॉप को देखकर मनोरमा और कार्तिक दोनों शॉक रह जाते हैं। इम्पॉसिबल चांदनी, ये कैसे चालू हो सकता है? कौन हो तुम? मैं चांदनी हूँ। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं एक मैकेनिक भी हूँ। बकवास बंद करो चांदनी, ये काम कोई मैकेनिक का नहीं है। पानी गया हुआ लैपटॉप बस 5 मिनट में कोई कैसे ठीक कर सकता है? तुम कोई इंसान नहीं हो चांदनी, जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। चांदनी अब बुरी तरह फंस जाती है और ना चाहते हुए भी उसे अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है। क्या तुम सच में चांद से आई हो? हाँ आंटी। मतलब तुम एलियन हो? एलियन तो आप लोग हो, इसीलिए तो मैं और मेरी टीम यहाँ तुम एलियंस पर रिसर्च करने आए थे। लेकिन मैं रास्ता भूल गई और टाइम से यूएफओ तक पहुँच ही नहीं पाई और वो लोग मुझे छोड़कर चले गए और अब सीधे 6 महीने बाद ही आएंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम यहाँ हमारे घर में 6 महीने तक रह सकती हो। हाँ चांदनी, उसी बहाने से माँ को भी कंपनी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन आंटी एक बात कहूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोग चांद पर चांद से बनी हुई मिठाई खाते थे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा और वहाँ का खाना मैं यहाँ पर प्रकट नहीं कर सकती। अरे पागल लड़की, इतना मत सोच। आज मैं तुझे मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हूँ। फिर देखना
कैसे झूम उठेगी तू खुशी के मारे। मनोरमा चांदनी को खाना बनाकर खिलाती और चांदनी वो खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या टेस्टी खाना है, मज़ा ही आ गया। अगर मुझे पहले पता होता तो इस खाने को मैं कल ही खा जाती। मैं तो फालतू में ही दिन भर भूखी रही। धीरे धीरे मनोरमा चांदनी को धरती की लाइफस्टाइल सिखा देती है और चांदनी को भी धरती की लाइफ जीना बहुत अच्छा लगने लगता है। अब चांदनी की वजह से कार्तिक अमीर हो गया था और उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई थी। एक दिन उनके घर पर मनोरमा की ननद लता आती है। अरे भाभी, कौन है ये लड़की और ये हमारे घर में क्यों रह रही है? घर में एक जवान लड़का है और ये भी कुंवारी है। क्या चक्कर चल रहा है भाभी? सब ठीक तो है ना? लता की बातें सुनकर मनोरमा चुप हो जाती। तभी कार्तिक कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा बुआ जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ दिनों में शादी भी करने वाले हैं। हाय हाय, तू तो कितना बेशर्म हो गया है कार्तिक। शादी के पहले घर में लड़की को कोई लाता है क्या? अरे बुआ जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो सभी लिविंग में रहते हैं। मैंने सोचा कि बाहर रहने से अच्छा यही होगा कि अपने ही घर में इसके साथ रहो। आखिर शादी के बाद तो माँ भी यही होगी ना। हे भगवान, थोड़ा पैसा क्या आया, तुम तो पूरी तरह बदल गए कार्तिक। लेकिन भाभी, आपने इस काम के लिए परमिशन कैसे दे दी? थोड़ी तो समाज की परवाह करती है। अब मैं क्या कहूँ, बच्चों के सामने कहाँ कुछ चलता है। फिर लता वहां से चली जाती और सबकी बातें सुनकर चांदनी भौचक्का रह जाती। ये सब क्या था कार्तिक? ये आंटी मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही थी? और ये शादी एंड लिविंग, ये सब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चांदनी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बात कर दी। मैंने आंटी से कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और तुमने वो लिविंग भी कहा था। वो क्या होता है? जब कोई कपल बगैर शादी के साथ में रहता है तो उसे लिविंग में रहना बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर हमारे यहाँ तो सभी लोग लिविंग में ही रहते हैं। क्या मतलब तुम भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? अरे नहीं बाबा, मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जिसके साथ मैं लिविंग में रहूं। तो फिर ठीक है। क्या बात है कार्तिक, तू बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। अरे माँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, क्या तुम भी? अरे बेवकूफ लड़के, लेकिन तूने कुछ सोचा है क्या कि आगे लोगों से इसके बारे में क्या कहेगा? और अगर इस लता की बच्ची ने तेरी बात रिश्तेदारों में कर दी तो तेरी शादी के तो वांदे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी जी, क्योंकि मैं उनकी मेमोरी इरेज कर दूंगी। क्या तुम ये भी कर सकती हो? हाँ कार्तिक, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो, फिर तो मुझे मेरी शादी की कोई चिंता नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, चांदनी और कार्तिक दोनों के बीच प्यार का भाव पनपने लगता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते। ये प्यार भी मुझे इसी के साथ होना था क्या, जबकि ये धरती पर रहता है और मैं वहाँ चंद्रलोक में रहती हूँ। और ना तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ और ना ही वो चंद्रलोक आ सकता है। शायद मेरे चुप रहने में ही हम दोनों की भलाई है। दूसरी तरफ कार्तिक का भी वही हाल होता है। क्या करूँ, बताऊँ क्या उसे? लेकिन मैं तो एक मामूली इंसान हूँ और उसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उसे तो कोई भी पावरफुल एलियन मिल जाएगा। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसके वापस चंद्रलोक जाने में ही उसकी भलाई है। और इस तरह दोनों भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं बताते। और 6 महीने पूरे होने पर चंद्रिका वापस चंद्रलोक पहुंच जाती है। तुझे उसे रोक लेना चाहिए था बेटा। मैं जानती हूँ कि तू उससे कितना प्यार करता है। जाने दो ना माँ,
अगर उससे मुझसे प्यार होता तो वो रुक जाती। और अगर वो भी यही सोच रही होगी तो? बेवकूफ कहीं का। चल अब, उसे गए 6 महीने हो गए हैं और तू उसके प्यार में देवदास बन के बैठा है। उसी रोज रात में कार्तिक के घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने चांदनी खड़ी होती है। एक दूसरे को सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हो गया तुम दोनों का रोमांस। अब तू बता चांदनी, इस बार कितने महीने के लिए आई है? मनोरमा आंटी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो मैं हमेशा के लिए आई हूँ। तो फिर चंद्रलोक की तरह लिविंग में रहना है या फिर धरती लोक की तरह शादी भी करनी है? हे। माँ, क्या आप भी माँ। और इस तरह वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। सोनपुर कहकर एक सुंदर से गांव में गायत्री अपने बेटे अंकुश, बहू रश्मि, बेटी नूतन और पति बलवंत के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत अच्छा था और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। बलवंत जी, ये लीजिए, ये सूजी का हलवा है। नूतन और आपको बहुत पसंद है ना, इसे भी साथ ले जाइए। अरे वाह भाग्यवान, तुम अपने सिवा दूसरों का ख्याल रखना कभी नहीं भूलती। तुम्हारी बहुत याद आएगी ये पूरे 15 दिन। सिर्फ 15 दिन की तो बात है जी। तुम वो कहते हैं ना, वीडियो कॉल के जरिए बात कर लेंगे हम। हाँ, ठीक है। गायत्री की बेटी नूतन आज अपनी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने दूसरे शहर जा रही थी और उसके साथ उसके पापा बलवंत भी जा रहे थे। लेकिन गायत्री को इस बात की खबर ही नहीं थी कि वो अपने पति और बेटी के साथ जीवन के आखिरी पल बिता रही है। बाय मम्मी, बाय भैया, बाय भाभी। अपना ध्यान रखना नूतन बिटिया और ठीक से परीक्षा देना। ऑल दी बेस्ट। हाँ मम्मी, थैंक यू सो मच। नूतन और बलवंत कार में सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से टेलीफोन पर एक कॉल आता है। जब रश्मि फ़ोन कॉल रिसीव करती है तभी, हेलो जी बोलिए, मैं रश्मि शेखावत बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स संजना बोल रही हूँ। एक्चुअली आपके रिलेटिव का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है हिलवे रोड पर। और तो और हमें आपको ये बताते हुए भी दुख हो रहा है कि आपके दोनों रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपका नंबर मिला लड़की के फ़ोन से, इसीलिए कॉल किया। जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। नहीं, ये नहीं हो सकता नूतन। पापा जी। क्या हुआ रश्मि बहू? किसका फ़ोन था? बोल ना बहू, तू चुप क्यों है? रश्मि से समथिंग। क्या हुआ है? नूतन और पापा ठीक तो है ना? रश्मि बहुत घबराई हुई होती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही होती है और उसके हाथ थर थर काँप रहे होते हैं। वो उन दोनों को हिम्मत जुटाते हुए बलवंत और नूतन के मृत्यु की खबर देती है। ये सुनकर गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए पूरी दुनिया एक पल के लिए मानो थम सी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। बेचारी गायत्री विधवा हो जाती है। अपने पति और बेटी की लाश देखकर वो दहाड़े मारते हुए रोने लगती है। बलवंत जी, उठिए ना बलवंत जी, आंखें खोलिए ना। नूतन, ए मेरी बच्ची, उठ ना बाबू। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप दोनों मुझे छोड़कर? गायत्री के लिए अपने पति और बेटी के बिना जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब वो रंग बिरंगी साड़ियाँ नहीं पहनती थी और उसकी मांग और उसका गला हमेशा हमेशा के लिए सूना हो चुका था। माँ जी, खाना तो खा लीजिए। आपने अपनी दवाई भी नहीं खाई 2 दिनों से। अगर आपका बीपी शूट कर गया तो? माँ प्लीज़, अब आप तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ऐसे कैसे चलेगा?
मैंने भी अपने पिता और अपनी बहन को खोया है। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अकेला छोड़ दो। गायत्री ने खाना पीना छोड़ दिया था। रश्मि रोज रात को अपनी सास को कमरे में अपने पति और बेटी की तस्वीर को गले से लगाते हुए रोते देखती। अपनी सास को जीवन में इतना दुखी और अकेले देख रश्मि को भी बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक होने लगता है। गायत्री खाना खाने लगती है, लेकिन वह सबसे कम ही बातचीत करती थी। एक दिन मोहल्ले की बीना आकर गायत्री की बहू रश्मि को हल्दी कुमकुम का न्योता देने आती है। रेशमी बिटिया, कल शाम को 7 बजे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है और उसमें तुझे आना ही है। एकदम सुहागन की तरह सज सवर कर। अब क्या है, ये बेचारी गायत्री तो नहीं आ सकती ना। क्या है, अब ये किसी भी शुभ काम में पैर रखेगी और अपना अशुभ साया लेकर चलेगी तो वो काम असफल हो जाएगा। आप कहना क्या चाहती हो बीना काकी? कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि अब गायत्री एक विधवा हो चुकी है और एक विधवा अपशकुन का प्रतीक होती है। अगर इसका साया पड़ गया तो दिन में भी सूरज देवता को ग्रहण लग जाएगा। रश्मि अपनी सास के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाती और वो तुरंत चिल्ला पड़ती है। बस बस बीना काकी, जितना भोंकना था भोंक दिया आपने। और आपकी ये मनहूस शक्ल लेकर उल्टे पांव पतली गली पकड़कर कट लीजिए, वरना मैं आपको लात मारकर घर से बाहर निकालूंगी। अरे कैसी बातें करती है रे तू? आप मानेंगे नहीं लगता है। रुकिए। रश्मि झाड़ू उठाने जाती है, तभी बीना डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग जाती है और वो अपनी सास के गले लगती है। बस माँ जी, आई हेट टीयर्स। माँ जी, जब तक आपकी बहू है तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हर पल। थैंक यू रश्मि बहू। तभी वहां पर अंकुश आता है। भाग गया साला। क्या हुआ अंकुश, तुम किसकी बात कर रहे हो? हिलवे रोड के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन जिस आदमी ने पापा और नूतन का एक्सीडेंट किया वो और उसकी गाड़ी नहीं मिल रही। गायत्री ये सुनकर और भी भावुक हो जाती है। अब वो ज़्यादातर समय मंदिर में ही जाकर बिताती थी। एक दिन घर लौटते वक्त वो एक केक शॉप में जाती है। मैडम, ये चॉकलेट फ्लेवर का केक देना तो। आज मेरी बहू रश्मि का जन्मदिन है, उसके लिए केक ले जाना है। ओके मैम, नाम क्या लिखूं केक पर? हैप्पी बर्थडे रश्मि। ओके मैम। तभी अचानक से उस केक शॉप में आग लग जाती है और सब जलने लगता है। सभी अपनी जान बचाते हुए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन बेचारी नादान गायत्री आग के बीचों बीच फंस जाती है। तभी उसे बचाने के लिए एक आदमी आता है और वो उसे अपनी बाहों में उठाता है और आग से बचाकर बाहर ले जाता है। तुम आखिर कौन है ये आदमी? कैसे जानती है गायत्री और वो आदमी एक दूसरे को? क्या मोड़ लेगी ये कहानी आगे? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।